तो तो यहाँ पर नॉर्मल के बाद मैंने कुछ बातें बताई थी, मुझे याद है लास्ट क्लास में, जिसमें से एक डिस्कशन था हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। याद है किसी को? व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और क्या होती है इसकी इक्वेशन? व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? इट इज is equal to इक्वल्स 0. टू जी। और दूसरा था कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। कॉर्ड विद गिवन Equal to S1. यस मिड पॉइंट, और ये था T इक्वल्स टू S1। तो मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशंस हर कोनिक में सेम है। तो अगर तुम इसको याद रखोगे तो केवल एक चैप्टर के लिए नहीं है, ये 4 चैप्टर्स के लिए है। फ्रॉम सर्कल टू हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में ये दोनों इक्वेशंस आने वाली है और बहुत यूजफुल इक्वेशंस। मैं भी तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूँ, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो जैसे क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं। तो ये दोनों बहुत ही यूजफुल इक्वेशंस हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, हमने को नॉर्मल पॉइंट्स पढ़े थे क्या लास्ट लेक्चर में? को नॉर्मल हाँ सर. हाँ सर। पढ़े थे? हाँ भाई। तो सपोज एक क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, और इस स्टैंडर्ड पैराबोला में जो नॉर्मल हम पढ़ ही रहे थे, नॉर्मल ड्रॉ की जा रही है एक पॉइंट पर, लेट्स से T1 पर। T1 is a variable point. It intersects again at Q. Intersects the parabola again at Q, and this is called normal chord. This is normal chord. क्वेश्चन ये है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, इसका लोकस क्या होगा? तो अगर लैंग्वेज में लिखूं तो फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड। ठीक है, मिड पॉइंट फोकल कॉर्ड की जो है उसका पैराबोला लोकस। की इक्वेशन क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो बताओ भाई, कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को? क्या करोगे? S1 में मतलब S1 निकालेंगे H और P डाल कर. क्या निकालेंगे? S1 मतलब P इक्वल टू S1 करना पड़ेगा. T इक्वल टू S1 यहाँ पे दिखा ना, जो कि हमको मिड पॉइंट का लोकस दिया है। हमने मिड पॉइंट को अज्यूम कर लिया h कॉमा के लिए। तो अब हम इक्वेशन ऑफ PQ निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं। क्यों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इसलिए निकाल सकते हैं? बिकॉज हमारे पास मिड पॉइंट है h कॉमा के। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी T इक्वल्स टू S1। अच्छा, T क्या था, S1 क्या था? तो T था y1 यानी yk माइनस कर लो, माइनस 4a x प्लस h/2 है कि y1 माइनस 4a x प्लस x1/2। और S1 क्या होता है? S1 का मतलब उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी k स्क्वायर माइनस 4ah। सो yk माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा? yk माइनस 2ax माइनस 2ah इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4ah, एंड दैट इम्प्लाइज, इसको हम लिख देंगे ऐसा, yk इक्वल्स टू 2ax और क्या आएगा? माइनस 2a तो जाएगा, प्लस 2h हो जाएगा ना, माइनस 2ah। तो ये रही इस कॉर्ड की इक्वेशन। इस कॉर्ड की इक्वेशन ये रही, yk इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ah। ठीक, ये बात समझ में हाँ आई? सर. जी सर। अब इस कॉर्ड की एक और प्रॉपर्टी, ये कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं है।
सॉरी मैंने फोकल लिख दिया यहाँ। तो के स्क्वायर कहाँ गया? हाँ सॉरी के स्क्वायर मिस हो गया। एक मिनट यहाँ पे नॉर्मल लिखूंगा। दिस इज अ नॉर्मल कॉर्ड नॉट फोकल कॉर्ड, और यहाँ पे के स्क्वायर मिस हो गया, सॉरी। 2ax प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। सो ये कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं है, ये नॉर्मल कॉर्ड है। मतलब ये कोई ऑर्डिनरी कॉर्ड नहीं है, ये ऐसी कॉर्ड है जो एक पॉइंट पे नॉर्मल। इसका मतलब इसकी इक्वेशन लिखने का एक और तरीका है हमारे पास। क्या? ऑब्वियसली जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? तुम कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, स्लोप फॉर्म या अपना पैरामीट्रिक फॉर्म। चलो हम लोग क्या यूज करें? हम लोग स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। y इक्वल्स टू mx माइनस क्या था? am क्यूब square प्लस 2am am क्यूब प्लस 2am, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो ये जो इक्वेशन है ये भी एक ये भी इसी कॉर्ड की इक्वेशन है, क्योंकि नॉर्मल कॉर्ड है। दिस इज आल्सो अ नॉर्मल। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम नॉर्मल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस, तो फिर क्या कर सकते हैं? कोएफिशिएंट्स दोनों कंपेयर करेंगे। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने का मतलब इक्वेट कर दें। नहीं सर, रेशियो इक्वल। रेशियो, वेरी गुड। तो अगर दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनका कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि k अपॉन 1, देखो k अपॉन 1 इक्वल्स टू 2a अपॉन m इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस ऑफ 2am प्लस am क्यूब। क्यों बात सबको समझ में आ रही है कि अगर ये दोनों इक्वेशंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो फिर हम कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं। अब ध्यान दो, आपको लोकस निकालना है। लोकस निकालने का मतलब क्या होता है? लोकस निकालने का मतलब होता है कि हम h और k को रिलेट करें और जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करें। यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या है? m। अब इस m को हमको एलिमिनेट करना है। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट अप्रोच टू एलिमिनेट m? तुम देख सकते हो कि अगर तुम फर्स्ट टू को इक्वेट करोगे इन दोनों को तो तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? देखो ना m की वैल्यू क्या आ रही है। m की वैल्यू आ रही है 2a बाई k। बताओ सही बात है? m की हाँ, वैल्यू सर। 2a बाई k आ रही हाँ है। सर और अगर तुम सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन को इक्वेट करोगे अब क्या आएगा? 2a बाई m इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2ah डिवाइडेड बाय माइनस m कॉमन निकाल लो या a भी कॉमन निकाल लो, माइनस am, और यहाँ पे क्या बचा? 2 प्लस m स्क्वायर। हाँ सर m कैंसिल कर दिया जाए, m इज नॉट 0, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2a स्क्वायर इंटू 2 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2ah। और अब m की जो वैल्यू हमने निकाली है 2a बाई k, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। सो माइनस 2a स्क्वायर 2 प्लस क्या आएगा m स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2h। एंड दिस यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज माइनस 4a स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लो, k स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, हमने 2 कॉमन निकाल लिया, k स्क्वायर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये रहा ऐसा कुछ आंसर हमारा। एक्स वाई में चेंज कर लो इसको, फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस 4a स्क्वायर इंटू, चलो उसको भी उसी साइड शिफ्ट कर लेते हैं,
प्लस कर लेंगे 4a² y² प्लस 2a² प्लस y² इंटू y² माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा कर्व है? डिग्री 4 कर्व है। हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट लोकस आ गया, हमारे मिड पॉइंट का लोकस आ गया। इंटरेस्ट में इजीएस्ट मेथड था। क्वेश्चन अच्छा था। लोकस की एक अच्छी प्रॉब्लम थी, मतलब मेन के जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें से था ये। लेकिन इसको निकालना बहुत इजी इसलिए हो गया बिकॉज हमने t इक्वल्स टू s1 यूज किया। तो जहां कहीं भी मिड पॉइंट देखो, t इक्वल्स टू s1 का यूज करो। कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट गिवन है तो हमेशा t इक्वल्स टू s1 यूज करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, नोट करना है? कर हाँ लिया? सर, नीचे नीचे। हाँ, नोट करो। हो गया सर। हो गया। क्या बुकलेट किया पोजीशन भाई? पैराबोला स्टार्ट किया तो उन्होंने बुकलेट अभी नहीं किया? अभी नहीं किया सर। सर। तो आज के लेक्चर के बाद बुकलेट तुम स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आज तुम्हारा पैराबोला फिनिश होने वाला है, आज खत्म हो गया। सर तो कहाँ पैराबोला की, हाँ पूरा फिर सर पूरा सॉल्व कर सकते हैं ना फिर? हाँ पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ बस इतना ही। पैराबोला में जो स्टेट लेवल की एक्सरसाइज है वो कर डालो। 2 दिन, 2 दिन में मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। ज्यादा बड़ी नहीं है और पैराबोला के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं, बड़े आराम से। स्टेट लेवल में क्या होगा? फाइंड फोकस, फाइंड लैटिस रेक्टम, बहुत इजी क्वेश्चन। टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन बहुत इजी। जब तुम लेवल 1 पे आओगे तब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलने शुरू होंगे। तो कम से कम स्टेट लेवल और आर्काइव्स इतना इस वीक में टारगेट करो। इतना हमें करना है इस वीक में। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि a tangent to parabola y² equals to 4x, y² equals to 4x cuts another parabola y² equals to 16x at A and B. Find locus of point of intersection. Find locus of the point of intersection of tangents at A and B is parabola y² equal to 16x. क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें डायग्राम बना के नहीं दिया जाएगा, ये सब काम अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, मैं तो बता रहा हूँ क्या हो रहा है, बट ये काम खुद करना होता है। सो देयर इज y² equal to 4x। एक पैराबोला हमारा ऐसा है छोटा, y² equal to 4x का मतलब लैटिस रेक्टम कितनी है? 4 है। एंड देन देयर इज y² equal to 16x, एक इससे बड़ा पैराबोला है। ये तो बात समझ में आई नहीं। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जब तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, छोटे वाले पैराबोला की जब तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो सपोज ये टेंजेंट इस बड़े पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। दिस पॉइंट्स आर ए एंड बी। मैंने पी पे टेंजेंट ड्रॉ की और ये इसको ए और बी पे कट कर लिया टेंजेंट।
इन दोनों पॉइंट्स पर फिर से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो ये जो पॉइंट आएगा, चलो इस पॉइंट को हम लोग Q ले लेते हैं। Q पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको P बोलते हैं। तो P का हमको लोकस निकालना है। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस H। अब बताओ, तो डायग्राम मैंने तुम्हें समझा दिया, अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है और इसके एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट रखूंगा। दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a एंड b। अब a और b पे दोबारा टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका हमको लोकस निकालना। कोई नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। Now look at AB। हाँ, ये जो AB है वो क्या है? क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज AB? व्हाट इज AB? टेल मी, AB क्या है भाई? छोटे वाले के लिए टैंजेंट और बड़े वाले के लिए कॉर्ड। Very nice. It is tangent for y square equals to 4x। y square equal to 4x की tangent, यानी हम तुरंत उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन इज y equals to mx, स्लोप फॉर्म या कोई भी फॉर्म ले लो, y equals to mx प्लस a by m, 1 by m। ठीक, लेकिन यही लाइन अगर हम पर्सपेक्टिव चेंज करें, ए बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट है, लेकिन यही ए बी दूसरे पैराबोला में क्या है? कॉर्ड। और कॉर्ड भी कैसी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट P फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। और वे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? अगर तुम इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट उनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वही तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होती है। बताओ। जी हाँ सर। राइट, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? T इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन T इक्वल्स टू 0 होती है। राइट, तो चलो जरा T इक्वल्स टू 0 करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 16x में T इक्वल्स टू 0 करना है। y1, रिमेंबर हमने इसको k लिया, yk is equal to 16 and x plus h by 2। यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, सो yk इक्वल्स टू 8 टाइम्स x plus h। अब ये जो दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी हैं वो है तो AB की इक्वेशन भाई, है तो ये AB की इक्वेशन ना। तो अगर ये AB की इक्वेशन हो तो एक बार फिर क्या, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स मस्ट बी सेम। और कोएफिशिएंट्स का रेशियो देखते हैं, k by 1 is equal to 8 by m is equal to what? 8h upon 1 by m। किस वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है? रिमेंबर, m को एलिमिनेट करना है। तो तुम देख सकते हो कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको m की एक वैल्यू मिलेगी, m इक्वल्स टू मिलेगा 8 by k। और अगर फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 by m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 by m मिल जाएगा। 1 by m इक्वल्स टू मिलेगा 8h by k। बताओ सही बात है? इट इज 8h by k। हाँ सर, है ना? और ये m है और ये 1 by m है, तो क्या करोगे इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, जिससे m एलिमिनेट हो जाए। तो m इंटू 1 by m इक्वल्स टू क्या आ गया? 64h upon k square। So what is your answer? Answer is
y square equals to 64x। देखो कितना अच्छा आंसर आया, क्योंकि एक पैराबोला था 4x, एक पैराबोला था 16x, और आंसर आया 16x 4x, और आंसर क्या है 64x। यानी कि इस पॉइंट का लोकस भी, जो हम पॉइंट निकाल रहे हैं उसका लोकस एक और पैराबोला होगा, इवन बिगर पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 64x। बट एनीवेज ये जो भी होगा उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जो भी आंसर आता है। तरीका देखा तुमने, एक बार फिर हमने इस लाइन की इक्वेशन दो तरीके से निकाली, पहला टेंजेंट और दूसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हमने पिछली बार किया था। पहले t इक्वल्स टू s1 कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, और उसके बाद नॉर्मल। समझ रहे हो? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो फेवरेट हैं इनके मेन में। मतलब इस बार को अगर तुम छोड़ दो तो पहले जो है काफी पूछे गए हैं, समझे? अगर तुम बस इस साल जो है क्वेश्चंस इतने नहीं आए इस टाइप के, लेकिन 2020 तक बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आए हैं। तो तुम्हें मेथड समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नोट कर लिया है, करना है? कर लिया सर। कर लिया। ओके गुड, ओके ठीक है फिर। तो अब जो थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हैं उनको फिनिश करते हैं। क्वेश्चंस हमने काफी कर लिया आज। अब एक पॉइंट है हमारा डायरेक्टर सर्कल, जिसकी डेफिनेशन सर्कल्स में हम पढ़ चुके हैं, राइट? बता दो भाई क्या होती है विवान, व्हाट इज द डायरेक्टर सर्कल? याद है विवान? हाँ सर, है थोड़ा सा, मतलब है। सर्कल्स मैंने पढ़ा था ना, डायरेक्टर सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है शायद, ऑफ ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। हाँ क्वेश्चन याद है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, करेक्ट। तो सही करो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाता था। हाँ, सर्कल में रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं पैराबोला पे, ऐसी दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करें which are perpendicular to each other, डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन चेंज नहीं होती। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन वही है क्या, कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच two perpendicular tangents can be drawn to the given curve. It can be circle, it can be parabola, ellipse or whatever. ये हर चैप्टर में डेफिनेशन सेम रहने वाली है, ठीक है? तो अगर मैं जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर परपेंडिकुलर हैं, तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वही डायरेक्टर सर्कल। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे निकाला जाए इसका लोकस। इसका भी सर्कल ही फॉर्म होगा। That we'll see, देखते हैं सर्कल फॉर्म होता है कि नहीं होता है। So locus of a point, locus of P, if tangents drawn from it are perpendicular। बताओ भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? है तो ये थियरी, बट इसमें एक लोकस का क्वेश्चन है, लोकस की एक प्रॉब्लम है। बताओ कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या किया है इसमें? भाई सबसे पहले तो उसने टेंजेंट की बात की। सबसे पहले काम किया जाए, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी टेंजेंट्स एक्चुअली। अब बताओ कौन सा फॉर्म यूज किया जाए, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज किया? हाँ, पॉइंट फॉर्म। क्यों भाई?
सर पैरामेट्रिक यूज करेंगे क्योंकि हमें वो पॉइंट नहीं यार, हम स्लोप फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हमको स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो ना क्या इंफॉर्मेशन है, दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। ऐसा नहीं कि पैरामीट्रिक यूज करोगे आंसर नहीं आएगा, बट जल्दी करना है ना यार। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम अज्यूम करें y = mx + a/m, mx + a/m। तो अगर यहाँ पे m को m1 रखेंगे तो पहली टेंजेंट आ जाएगी, m को m2 रखेंगे तो दूसरी टेंजेंट आ जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, ये दोनों टेंजेंट्स h, k से पास हो रही है कि नहीं। ये दोनों ही टेंजेंट्स h, k से पास होती हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। तो k LCM ले लो, km हो जाएगा = m² h + a। Now we are getting a quadratic in m² h minus mk plus a = 0। Why are we getting a quadratic? Quadratic क्यों आ रही है, क्योंकि इसको m1 भी सेटिस्फाई करता है और इसको m2 भी सेटिस्फाई करता है। We know from an external point we can draw two tangents, है ना। तो m1 m2 क्या है इसकी, m1 m2 इसकी रूट्स। और एक बार फिर देखो, m1 m2 रूट्स हैं और m1 into m2 -1। हमको पता है ना m1 m2 -1, बताओ। हाँ both सर। tangents are perpendicular। और m1 m2 for this quadratic is what, product of roots। c/s से क्या आ जाएगा, a/h। so a/h is -1, which means a/h is -1 means what, a = -h, यानी h = -a। h को x रख दो अगर, तो तुम्हें ये मिल रहा है लोकस। क्या है ये, सर्कल है क्या, ये लाइन है और ये एक्चुअली इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो सर्कल में डायरेक्टर सर्कल था, बट वही पैराबोला में अब डायरेक्टर सर्कल नहीं है। ये जो इक्वेशन को मिली है, ये इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हो। यानी कि फॉर ए पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स is director circle। For a parabola, directrix is actually a director circle। तो इस केस में सर्कल नहीं आता है, इस केस में दिस इज द ओनली केस जहां पे आंसर सर्कल नहीं है। बाकी हर केस में सर्कल ही आता है, लेकिन पैराबोला में जो है सर्कल नहीं आता। प्रूफ जो हमने किया, सेम स्टेप्स हर टॉपिक में, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, हर बार तुम्हें सेम स्टेप्स करने हैं इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट पिक किया, और उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, pick any point on the directrix and draw two tangents, तो क्या होगा, ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, दोनों टेंजेंट्स perpendicular। These two tangents will be perpendicular। ठीक, बताओ ये बात समझ में आ गई। हाँ सर। डायरेक्ट्रिक्स इज हाँ सर। डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया, ये करना बाकी एक है। सर बस फिगर करना था एक बार, जो नीचे बनाया था। नीचे वाला, नहीं, नीचे वाला। ऊपर वाला ही है।
हो गया सर। नाइस। ओके, अब ये देखो, ये जो हमारे पास ए बी आ रही है, ये क्या है? ये ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है कि नहीं? जब हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया तो कॉर्ड ही तो बनता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या इस ए बी में कुछ स्पेशल है? और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो हम ए के लिए पैरामीटर T1 यूज कर रहे हैं, बी के लिए पैरामीटर T2 यूज कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? याद है? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं T1 पर T2 पे, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रहा था। 81 T2 81 into T2 comma A bracket T1 plus plus 2 T1 प्लस T2, वेरी नाइस। तो ये जो A T1 T2 है, इसकी अब हमको वैल्यू पता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई पॉइंट तो डायरेक्ट्रिक्स पे है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस है, यानी इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए -a। सो दिस इंप्लाइज T1 T2 इक्वल्स टू -1, फोकल कॉर्ड। राइट। और इसका मतलब देखो, एक और बात आ गई। देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई। अगर तुम डायरेक्ट्रिक्स से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो राइट एंगल पे होंगी, पहली बात, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पर। दूसरी बात, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी वो फोकल कॉर्ड होगी, वो फोकस से पास होगी। अगर तुम अदर वे अराउंड जाओ, तुम अगर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगी और आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो मैं आगे इसको लिख दे रहा हूं। सो chord of contact is a focal chord। याद रखना भाई, इसमें काफी चीजें आ गई हैं। इस डायग्राम को अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा कि हमारी जो कॉर्ड है वो फोकस से पास होती है। समझ में आया ये? ठीक है ना? हाँ सर। ओके, बस ये चैप्टर खत्म है। अब इस चैप्टर में हालांकि जेई में बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी और बैच में बताया जाता है, तो इस बैच में बताया जाएगा। भले ही लोग भाग रहे हो, जनसंख्या कम होती जा रही है लगातार। सर वो आप कुछ बताने वाले थे, मैं पैरेलल मतलब वो फोकस से पास करता हूँ। क्या बताने वाला था? जो रे मतलब पैरेलल जाती है वो फोकस से पास करती है। हाँ हाँ, वही वही ज्योमेट्री। तो ये अगर तुमने नोट कर लिया हो तो फिर मैं उस पर आता हूँ। फिर कर लिया सर। कर लिया तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो है तो भाई ज्योमेट्री ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम बाद में लेके आए, है तो ये प्योर ज्योमेट्री। तो हर कर्व की अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं वन बाय वन अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। है तो बहुत सारी, मतलब लिस्ट करूंगा तो कम से कम 15-20 निकल आएंगे, लेकिन जेई में भी ये बहुत रेयरली कभी यूज में हुआ तो यूज में आया, वरना यूज में नहीं आया। तो उतनी ही प्रॉपर्टीज देखते हैं जितनी हमारे काम की हैं। बट हाँ, बहुत कम यूज आएगा इसका। जब तुम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब शायद कम है, अदरवाइज कम नहीं। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, और जहां तक हो पाए उसको अलजेब्रा से, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि अगर मैंने पैराबोला पे एक पॉइंट चूज किया, पैराबोला पे एक पॉइंट चूज किया जाए और यहां पर टेंजेंट बनाई है, ठीक है, रैंडम पॉइंट है, टेंजेंट बनाई मैंने, इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ की जाए,
तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट नॉर्मल तो राइट एंगल पे होंगे. सपोज इट इंटरसेक्ट्स x axis यानी axis of parabola at t and this intersects x axis at n. अब ये रहा इसका फोकस S. ठीक है, इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया. yes. तो पहली प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये है कि ये तीनों लेंथ्स कौन कौन सी, SN, ST और PS, मैं लिख देता हूं. SP will be equal to ST will be equal to SN. ये तीनों लेंथ्स जो हैं वो सेम होती है. कैसे कैसे इसको प्रूव किया जाए? व्हाट कुड बी द बेस्ट मेथड? शायद TN मतलब किसी सर्कल का डायमीटर होता है. नहीं ऐसे नहीं कहा ना, तुम कहीं फंसो मत. तुरंत जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करो. देखो ना, ये अगर मुझे प्रूफ चाहिए इसका, सबसे पहले लेट P बी T1 यानी कि या T 80 स्क्वायर कॉमा 280, मैंने ऐसा अज्यूम किया. तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ PT? व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बताओ क्या होगी. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? x माइनस वाई टी. क्या भूल गए क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0. करेक्ट. तो मुझे बताओ कि t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो टेंजेंट x एक्सिस को कहां कट कर रही है? एट विच पॉइंट? हेलो, -80 स्क्वायर. यस भाई, y को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना यार. ये जो भी पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना. तो y को अगर तुम 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आती है? -80 स्क्वायर कॉमा 0. तो दिस पॉइंट इज -80 स्क्वायर कॉमा 0. फोकस तुमको ऑलरेडी पता ही है, a कॉमा 0. सिमिलरली कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट n? n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. नॉर्मल, क्या इक्वेशन होगी नॉर्मल की? नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है भाई? xt प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, है ना. अब ये नॉर्मल x एक्सिस को कहां कट कर रही है? जहां भी कट कर रही होगी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है. y को फिर से एक बार रखो 0 और बताओ x क्या आ रहा है? क्या आ रहा है x? बताओ यार. 2a plus 80 square. 2a प्लस 80 स्क्वायर. ये देखो 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, राइट. 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0. हमें क्या प्रूव करना था? st इक्वल टू sp इक्वल्स टू sn. क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि p और n का मिड पॉइंट s है? मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, चेक करो, है कि नहीं है? हाँ सर. हाँ सर. भाई 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा? a आएगा ना. तो हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि st इक्वल्स टू sn. ये तो हो गया. बट फिर ये sp के इक्वल कैसे है? ये कैसे इसके इक्वल है भाई? ये तीसरी रंग भी इसके इक्वल है, ऐसा कैसे? तो वही सर्कल की प्रॉपर्टी, मतलब S से सर्कल ड्रॉ किया तो अगर s सेमी को सर्कल सेंटर बन अज्यूम रहा है. करके, हाँ. अगर s को सेंटर अज्यूम करके सर्कल बनाया st रेडियस का, तो ये सर्कल जो बनेगा वो ऑब्वियसली p से पास करेगा. क्यों भाई? क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है.
90 डिग्री सेमी-सर्कल में सेपरेट देता है, वो सही बात। राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है कि नहीं? तो ये है ST equals to SN. Also, S is circumcenter of triangle S of triangle PTN, right? PTN. So ST equals to SP equals to, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ हमने कैसे भी किया, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे काम में आ सकती है ना, आगे से उसको ध्यान रखना। अब प्रूफ भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, प्रूफ बहुत सिंपल था। देखो ना प्रूफ कितना सिंपल है, टैंजेंट कहाँ कट कर रही है, नॉर्मल कहाँ कट कर रही है, मिड पॉइंट, फोकस आ गया, काम हो। चलो नोट कर दो, नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। Sir, extend scroll up. हो गया भाई, फिनिश्ड? हाँ sir. ओके। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ ऐसी है जिसके बारे में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। इसका नाम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, राइट? क्या था डिस्कशन हमारा, याद है? कि अगर कोई सपोज एक हमारे पास रे है, जैसे मान लो ये सोर्स है, लाइट सोर्स है, यहां से अगर एक रे निकलती है, so after reflection from the surface of the parabola, the reflected ray will go parallel to the axis of the parabola. यानी यहां से जो इंसिडेंट रे होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज गो पैरेलल टू द एक्सिस, है ना? अब इसका मैथमेटिकल सेंस क्या हुआ? ठीक है, ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि अगर हम कोई रे लेके आएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद इसमें मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल है? किन दो? नॉर्मल और राइट। तो यहां पर इसका मतलब एक, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं मैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। ये तो प्रूफ करना है हमको, बताओ। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका वही एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे का। सो इन शॉर्ट, नॉर्मल बाइसेक्ट्स दिस एंगल। व्हिच एंगल? Angle between a ray parallel to axis and PS, the line formed by joining point to focus. अच्छा, अगर इसको तुम एक्सटेंड करो पीछे, इस लाइन को, दोनों लाइंस को, ऑब्वियसली एक एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। तो अगर नॉर्मल एक एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? Tangent. Reason? Both angle bisectors are always perpendicular to each other. Both angle bisectors are perpendicular to each other, right? दोनों एंगल बाइसेक्टर्स राइट एंगल पे होते हैं, तो नॉर्मल के राइट एंगल पे क्या होगा? टेंजेंट। So what does this property say? It says that if a ray
emanates from focus where that will go. A ray emanating from focus, a ray emanating from focus goes parallel to axis of parabola after reflection. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और नॉर्मल एंड tangent bisect angle between actually PS को बोलते हैं, PS is called focal radius PS. focal radius means what? फोकस से किसी पॉइंट को ज्वाइन करो तो फोकल रेडियस है। तो फोकस से ज्वाइन किया ना SP, focal radius PS, and line through P parallel to axis. तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है और ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। मीनिंग सबको डायग्राम देख के समझ में आई है क्या प्रूव करना है। अब बताओ इसको प्रूव कैसे करोगे? हाउ विल यू प्रूव इट? क्योंकि उसको तुम सेकेंड से प्रूव कर सकते हो, इट विल नॉट टेक मच टाइम। हिंट ये है दैट यूज प्रॉपर्टी नंबर 1, जो पहली प्रॉपर्टी में लिखी है उसका यूज करो, ये बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगी। मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, राइट? ये तो प्रूव करना है। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल मैंने थीटा अज्यूम किया तो इस डायग्राम में कौन सा एंगल और थीटा होना चाहिए? अभी हमने ये प्रूव नहीं किया है कि एंगल बाइसेक्टर है, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन अगर ये एंगल एंगल PNS क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने बताया कि दिस रे इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, राइट? अब पहली प्रॉपर्टी क्या थी? देखो क्या प्रूव किया, ST इक्वल्स टू SP इक्वल्स टू SE, यानी कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये दोनों सेम है। इसका मतलब जो ट्राइंगल PSN है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट शुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर ये आइसोसेलेस है तो कौन सा एंगल थीटा होना चाहिए? हो गया प्रूफ? हो गया ना? तो इसमें एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने जो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उसकी हेल्प से बड़े आराम से देखो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया सकता है। फिर बता रहा हूँ हमने कैसे प्रूफ किया। एंगल थीटा जो हमने लिया है, चलो उसको क्यू मान लेते हैं, तो हमने एंगल थीटा किसको जूम किया? एंगल QPN को। Now this will be same as angle PNS, और उसका रीजन क्या है? लाइन्स आर पैरेलल। ऑल्सो एंगल PNS ये वाला एंगल PNS इज इक्वल टू एंगल SPN या NPS। रीजन, triangle PSN is isosceles. मोहित? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ट्राइंगल PSN is isosceles, ठीक है भाई? तो ये रहा तुम्हारा प्रूफ, बहुत ही सिंपल था, है ना? बढ़िया था। और प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है। प्रॉपर्टी जो है ध्यान रखना कि एंगल बाइसेक्टर है। लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो उसको। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी,
हो गया सर। डन। तो ये Yes, sir. हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, आगे चल के काम में आएगी। आगे हो सकता है जो आगे प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसको प्रूव करने में काम में आए। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 जल्दी करते हैं, बस दो और लिखूंगा, ज्यादा नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है कि अगर हमने सपोज पैराबोला लिया और लेट्स ड्रॉ अ टेंजेंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, रैंडम टेंजेंट है, रैंडम टेंजेंट किसी पॉइंट पर। नाउ दिस प्रॉपर्टी सेज लेट्स से दिस इज फोकस। तो अगर तुमने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट पर, ठीक है, फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो परपेंडिकुलर का फुट है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आता है। बात सुना, ये जो पॉइंट है इसको लेते हैं आर। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, देखो ना, इस मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया है, तो वर्टेक्स जो है वो तो ओरिजिन ही है, ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो क्या है, वाई एक्सिस। तो फिलहाल तो वो तुम्हें वाई एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, बट इन जनरल फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो मैं लिख रहा हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस to any tangent lies on tangent at vertex, which is y-axis in this case. In this case, it is y-axis. अच्छा, not only this, एक और चीज देखो। अब तुमने ये स्ट्रेट लाइन से पढ़ा होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। इफ आई टेक इमेज ऑफ एस, अगर मैं एस की इमेज लूं, इमेज का मतलब क्या हुआ, इतनी ही डिस्टेंस आगे चला जाए ना, इतनी डिस्टेंस हम आगे जाएं, यहाँ लो, यहाँ पहुंच, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम। तो बता ये इमेज कहां पे आएगी, दिस इमेज विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। क्या समझे, foot of perpendicular from focus to any tangent lies on tangent vertex, and image of focus with respect to any tangent lies on directrix. ऑलराइट, कैसे प्रूव करेंगे इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर और इमेज जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगी, इस केस में स्टैंडर्ड पैराबोला में। क्यों, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा ना, चीज को हमें प्रूव करना पड़ेगा ना। प्रूव करने के दो तरीके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या फिर प्योर ज्योमेट्री। पिछली हम जो हमने वो लिखी है, पिछली जो प्रॉपर्टीज है उनका हम यूज कर सकते हैं। तुम्हें याद है पैराबोला की डेफिनेशन थी क्या, PS इक्वल्स टू PN, तो याद हो गया सबको। हाँ हाँ सर। सर। PS इक्वल्स टू PM, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, PS इक्वल्स टू PM, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, करेक्ट।
किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा। हाँ सर होगा। होगा। होगा ना। और यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है वो लाइन हमारी स्पेशल लाइन है, क्योंकि तुम देखो तो उसमें से एक लाइन जो पीएम है, इट इज पैरेलल टू एक्सिस। अभी हमने रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम लिखा कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस एंड देयर इज अ फोकल रेडियस, then tangent and normal will be the angle bisectors, right? तो यहाँ पर अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? What is this? This should be a tangent, है कि नहीं? हाँ सर। एंगल बाइसेक्टर should be a tangent. और जैसे मैंने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या कोई भी हो वो ऑल्टीट्यूड भी होगा। इसका मतलब दिस एंगल must be 90. Also this length should be equal to this length. बताओ सही बात है कि नहीं? In any isosceles triangle, if you draw angle bisector, it will be the perpendicular bisector of opposite side. Reason क्या है? ये दोनों triangles, ये triangle और ये triangle दोनों सिमिलर। congruent होते हैं। बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, नहीं? हाँ सर। तो क्या ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? क्योंकि अगर ये देखो ना, ये अगर राइट एंगल है, ये लेंथ इसकी इसके इक्वल है, तो एस की इमेज एम ही तो है टेंजेंट में, यही तो बात हुई। हाँ सर। हाँ सर होगा। और जो उसका मिड पॉइंट होगा, बिकॉज देखो ये डिस्टेंस भी इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी तो आपस में इक्वल है। तो वो अपना बीपीडी था ना, बीपीडी, उसकी वजह से जो मिड पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है कि नहीं? तो प्रूफ बहुत सिंपल है अगर तुम ज्योमेट्री यूज करो। लेकिन अगर तुम ज्योमेट्री यूज नहीं करना चाहते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना चाहते हो, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद तुम्हें इमेज का फॉर्मूला और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगेन फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन काफी है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। लेकिन क्यों करना है तो सब कुछ? अगर वो ज्योमेट्री आती है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। खैर प्रॉपर्टी ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्वेश्चन तुम्हें सामने दिख सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर उस पर है टेंजेंट वर्टेक्स पे, और इमेज जो है वो यहाँ पे है। ठीक ठीक है, नोट कर यस दिया? सर। हाँ सर। बस एक और लास्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं। Now in this property, again, properties related to tangent only. That if you draw a tangent, a random tangent at P, which intersects the directrix at Q, ठीक है? अगर P पर हमने tangent draw की और वो Q पर intersect कर रही है, then PQ, the segment of the tangent between the point of contact and the point of intersection with directrix, will subtend right angle at focus. ये जो एंगल बनेगा हमारा, this angle will be 90 degrees. ये एंगल 90 है। एंगल PSQ will be 90 degrees. So in language देख सकते हो, segment of tangent between point of contact and the point of intersection with directrix subtends 90 degrees at focus.
So last property to prove. बताओ भाई इसको प्रूव कैसे करोगे? How will you prove this? Hmm? इसको प्रूव कैसे किया जाए? बताओ यार। अरे कोई जरूरी नहीं, तुम ज्योमेट्री बताओ, तुम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दो, कैसे प्रूव करोगे इसको? तो PS into S QS is equal to -1 उसका उनका स्लोप। स्लोप ना? हाँ। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री से भी बड़ा आराम से आ जाएगा एक्चुअली। पी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ये ऐसा PM वाला, तो तुम्हें केवल इतना प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि PS इक्वल टू PM तो है ही, है कि नहीं? ये एंगल बाइसेक्टर भी हमको पता है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। सो इज इट सफिशिएंट? ये लाइन कॉमन है, PQ इज कॉमन, ऐसे लग रहा है ना? हाँ यस सर। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 हो गया, खत्म हो गया, है कि नहीं? लेकिन अगर तुम कोऑर्डिनेट्स करना चाहो तो सही कहा उसने, m1 m2 इक्वल्स टू -1। अगर तुम इसको अप्लाई करोगे you will get your answer. Triangle PMQ is congruent to triangle PSQ. ये इसका प्रूफ एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, तो अब तुम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुकलेट के, तब तुम्हें शायद इसकी प्रॉपर्टी, जब तुम एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब शायद तुम्हारे काम में आए, अदरवाइज मेन लेवल तक तो तुम्हारे काम में कभी नहीं आएगा ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। बस ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत है, इससे ज्यादा तुम्हारे काम में कभी कुछ नहीं आने वाला। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन ये भी शायद बहुत रेयरली काम में आती है, आए तो आए, और कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं तुमको। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ कि हम कब तक पैराबोला की बुकलेट खत्म कर सकते हैं? ये वीक अभी स्टार्ट ही हुआ है, इस वीक के एंड में हो पाएगा? हाँ वीकेंड तक होना चाहिए। स्टेट लेवल और एडवांस लेवल दोनों। एडवांस लेवल 1 विद आर्काइव्स, इतना करना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना तो होना ही चाहिए। जी सर। ठीक है, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बताना।